करके बीजेपी को यहाँ से चुनाव जिता सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम लोग उन पर ब्लेम लगाते, उन पे आरोप लगाते कि इनके वजह से हमारी पार्टी जीरो पे आ गई है। लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब आपको चुनना होगा कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन कौन है, जो आपकी आवाज को बुलंद करे, जो आपके साथ शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो। आज रात में 12 बजे अगर आपको जरूरत पड़े तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वो निघासन की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो शारदा नगर में, और निघासन में कमोलिनपुर में 2 बहनों के साथ रेप करके उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। हमारी भीम आर्मी की टीम रात के 12 बजे आंदोलन में बैठ करके उस बहन को न्याय दिलाया, और 5 आरोपी आज भी जेल में बंद हैं। उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन कोई, मैं कहना चाहता हूँ, क्या उस पार्टी के लोग वहां पे पहुंचे थे जब धरना दिया जा रहा था हमारे समाज के द्वारा, हमारे भीम आर्मी के द्वारा? नहीं पहुंचे ना। आप लोग पहुंचे, आप भी मेरे भीम आर्मी के ही शेर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो बसपा के पदाधिकारी, जो एसीओ में बैठे लोग हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें उस बात को समझना होगा। मैं उन एक पंक्ति बोलूंगा इन नौजवान साथियों के लिए कि हो गया है फैसला, अब ठहेंगे नहीं, कि हो गया है फैसला, अब ठहेंगे नहीं, तुम्हारे जुल्मों सितम अब सहेंगे नहीं, कि हो गया है फैसला, अब ठहेंगे नहीं, तुम्हारे जुल्मों सितम अब सहेंगे नहीं। और तुम दिखाते हो जेल पुलिस लाठी डंडों का डर हमें, कि तुम दिखाते हो जेल पुलिस लाठी डंडों का डर हमें। अब मौत भी आएगी तो बेटा डरेंगे नहीं, अब मौत भी आएगी तो बेटा डरेंगे नहीं। हम भीम आर्मी के शेर हैं। तुम लाठियों से जवाब दोगे तो हमारे पास तलवार भी रखी होगी, क्योंकि हम लोग उस कौम के वंशज हैं जिस कौम के 1 जनवरी 1818 जिन लोगों ने पढ़ा होगा भीमा गोरेगांव, उनको पता होगा कि हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवरों को काट कर फेंक दिया था गाजर मूली की तरह। हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम लोग संघर्ष के बलबूते ही सब कुछ पाए हैं। हमें कोई हमारी पुश्तैनी कोई चीज नहीं मिली, हमें विरासत में नहीं मिला। आज जो कुर्सियों पे हम बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज है, जिन्होंने 4 बच्चे कुर्बान करके आज हम लोग इस लायक बना दिया। तो हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से ही संघर्ष कर करके आज यहाँ तक पहुंचे। तो इसी तरीके से संघर्ष कर करके इस देश के अंदर हमारा प्रधानमंत्री भी होगा, और वो होगा, कौन होगा? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनेगा। क्योंकि हम नौजवान साथी अगर ठान लिए, अगर मेहनत करने लगे, उस प्रदेश, इस भाई को जिस तरीके से हमने संसद में पहुंचाया है, उसी तरीके से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाना है। क्योंकि समय समय के अनुसार हम लोगों को सोचना चाहिए। आज बहन कुमारी मायावती जी लगभग 65 वर्ष की हो गई हैं। तो जब हमारे घर का एक परिवार होता है कि जब हमारे पिताजी ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, तो घर का जो बेटा होता है, पूरे परिवार का साया उस बेटे के ऊपर आ जाता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। आज बहन जी की उम्र हो गई है कि वो घरों में बैठे आराम करें। अगर इतना ही दर्द है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी पार्टी में ले ले और उस भाई को जिम्मेदारी दे जो आज बसपा पार्टी जीरो पे पहुंच गई है। मैं दावे के साथ इस बाबापुरवा की धरती पे कह रहा हूं, बहन जी को प्रधानमंत्री से बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर वो क्रांति है, वो जोश है, वो जज्बा है, जिसके पीछे पूरा नौजवान भारत का देश का उनके पीछे चल रहा है। मेरे नौजवान साथियों कि कहना चाहता हूं आप लोगों से
कि बीता हुआ कल आज नहीं होता। नौजवान साथियों बड़े ध्यान से सुनना कि बीता हुआ कल आज नहीं होता और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता। कि बीता हुआ कल आज नहीं होता और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, नौजवान साथियों आपके लिए है। हम लोग आज एसीओ में बैठ करके, घरों में बैठ करके, अच्छे कपड़े पहन करके घरों में बैठे हुए हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। इस बात को हमें बड़े दिल से समझना होगा, बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है अपने घरों से निकलने का। संविधान पे बदलने की कोशिश की जा रही है। वो लोग कह रहे थे कि हम 4 से पार हो गए तो संविधान बदल देंगे, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोग अब शिक्षित वर्ग के लोग हो गए, शिक्षित हो गए, जानकार हो गए, समझदार हो गए। उन्होंने अपनी वोट के ताकत को दिखा दिया उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि हम 4 से पार हो गए तो संविधान को बदल देंगे। आज उन लोगों को हम लोगों ने ऐसी जगह खड़ा कर दिया है, बैसाखी पे खड़ा कर दिया है। अगर एक बैसाखी की टांग हिल गई तो उनकी सरकार भी हिल जाएगी। हिल जाएगी नहीं हिल जाएगी? तो इसी तरीके जिस तरीके से हमने वोट का चोट उन लोगों को दिया है, उसी तरीके से वोट का चोट देंगे। तो 2027 में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, शोषित वंचित लोग, किसान कबीरा के लोग इस निघासन विधानसभा के अंदर 2027 में अपना विधायक बनाकर रहेंगे। और दावे के साथ कह रहा हूँ, इस 2027 में हमारा विधायक भी होगा, हमारा मंत्री भी होगा और हमारा सीएम भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा। क्योंकि हम लोग जब तक अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचानेंगे, जो वोट एक राष्ट्रपति का होता है, जो वोट एक राजा महाराजा का होता है, उसी वोट की वैल्यू एक गरीब, किसान के और दलित, वंचित हमारे गौतम बिरादरी के लोगों का भी वही वैल्यू होता है। उसकी बराबरी हमारी बराबरी है। आज बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े से बड़े नेता जो हमें आज पास में बैठने के लिए मजबूर किया करते हैं, अपने पास में बैठने नहीं देते थे, आज अगर वो आते हैं आपके पीछे सामने सर झुका करके वोट मांगते हैं, आपके पैर छूते हैं, तो वो ताकत है। वो ताकत किसकी है? एक वोट की ताकत है जो आपके पास खींच करके उनको लाती है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको देखने आते हैं। हमको उनको नहीं चुनना है, अब चुनना है तो अपने समाज के जो नेतृत्व कर रहा हो, अपने समाज का बेटे को आगे बढ़ा करके उसे चुनना है, जो हमारे समाज के साथ हो रहे अत्याचार के साथ खड़ा हो, हमें उसे चुनना है। ऐसे लोगों को नहीं चुनना है। आज इस लखीमपुर खीरी में 8 विधायक बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन हमारे दलित समाज के साथ अगर कहीं शोषण होता है या हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाती है तो उनके 8 विधायक कहीं नजर नहीं आते हैं। हमारा वोट का इस्तेमाल वो कर लेते हैं, जब वोट मांगनी होती है तो आपके सामने आते हैं, 5 किलो राशन का तुम्हें पहाड़ा बढ़ाते हैं और तुम्हें बताते हैं हमने आवास दिया, हमें शौचालय दिया। लेकिन हमें क्या शौचालय आवास की जरूरत है? अगर हमें जरूरत है तो हमारे बच्चों की शिक्षा की जरूरत है, जिसकी चोट से हम उनसे आवास भी ले सकते हैं, शौचालय भी ले सकते हैं। और ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत है। आज हमारे समाज में हर एक घर का एक बच्चा पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल इंटर पास है। इस सरकार ने जितनी भी नौकरियां निकाली हैं, सारी नौकरियों के पेपर लीक किए गए, क्योंकि ये लोग हम लोगों को नौकरी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं इनको नौकरी दे देंगे तो इनके घरों में एक जगमता, जैसे जगमग जगमग करके उजाला नहीं होता है, इनके घरों में रोशनी पैदा हो जाएगी। उस नौकरी के वजह से जो हम लोग आवास के लिए सोचते हैं कि हमें एक आवास मिल जाए, तो आवास की जरूरत नहीं, 2 मंजिल घर हमारे घर में खड़ा हो जाएगा उस नौकरी से। आने वाली पीढ़ी भी उसी नौकरी में राज करेगी। लेकिन ये लोग नौकरी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको नौकरी दे देंगे तो ये अपने अधिकार मांगने लगेंगे। वो अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया,
तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमें जेल मुकदमों से डराना चाहते हैं, और एक पंक्ति के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। तुम्हारे जेल मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं हम बाबा साहब के औलादे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब की औलादे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले की औलादे हैं। हम इन सब चीजों से नहीं डरने वाले। वो लोग जो लोग कहते हैं कि ये नौजवान है, ये नौसखिया है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं इस देश को आजाद करने वाले जिनका नाम था, जिन्होंने फांसी पे सजा चढ़ करके हंसते खेलते चढ़ गए, उनका नाम था भगत सिंह। मैं उनसे 1 साल शायद बड़ा ही होगा, वो 23 साल के थे, आज मैं 24 साल का हो गया हूं, तो मैं नौसखिया कैसे हुआ। हमें ऐसा बताया जाता है कि वो नौजवान है, नौसखिया है, नौजवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जेल मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जेल भेजते हैं, लाठी डंडे खाए जाते हैं उन्हें। तो हम अगर इन चीजों से डर गए, यही उनके अंदर डर है जो डराने की कोशिश की जाती है हमारे नौजवान साथियों को। अगर इनसे डरने लगे तो कोर्ट किस लिए बना है, आप लगाइए मुकदमा, हम कोर्ट से जाकर के बेल करवा कर चले आएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। तो कहना चाहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं बगावत कौन करता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और हमारे बड़े भाई सिद्धार्थ भारती जी पूरे विस्तार से भीम आर्मी के बारे में और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मिशन के बारे में, मानवर काशीराम साहब के मिशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।